बाथरूम रोमांस। खनक जब सोकर उठी तो उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां कल रात दिग्विजय सो रहा था, लेकिन अभी वह वहां नहीं था। तो खनक ने सोचा कि दिग्विजय सुबह सुबह पिछले दिन की तरह अभी भी जॉगिंग करने बाहर गया होगा। इसलिए खनक उठी और अपने कपड़े कबर्ड से निकालकर सीधा बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई, लेकिन जैसे खनक ने सामने देखा उसकी चीख निकल गई। खनक के चीखते ही शावर के नीचे सिर्फ टॉवल में खड़ा दिग्विजय पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ी खनक बड़ी बड़ी आंखें कर उसे ही देख रही थी। दिग्विजय ने अभी अपने कमर के नीचे सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और वो भी शावर के नीचे खड़े होने से उसका टॉवल पूरा भीग गया था और उसका मेन पार्ट का साइज पूरा शो कर रहा था। खनक अभी दिग्विजय को घूर रही थी, जिसे देख दिग्विजय जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहा, अंडस्को खनक, तुम में मैनर्स नहीं है क्या? तुम अंदर आने से पहले नोट कर सकती थी ना। दिग्विजय के इस तरह बोलने से खनक अपने होश में आई और जल्दी से पीछे मुड़कर बोली, अंडस्को, आपको डोर बंद करना चाहिए था ना, इस तरह से खुले छोड़ोगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। मुझे लगा आप कल की तरह जॉगिंग करने गए हो तो मैं पहले नहा लूं, इसलिए मैं आ गई। दिग्विजय ने खनक को डांटते हुए कहा, अंडस्को, तुम आ गई तो पहले डोर नॉक करके देखना चाहिए था, अगर कोई अंदर है तो ऐसे कैसे आ गई? अब मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, अब हम दोनों का कमरा है तो तुम्हें देखना होगा ना। खनक कहते हुए दिग्विजय खनक की तरफ मुड़ा तो देखा कि खनक उसे घूर कर देख रही थी। आप, दिग्विजय ने कहा, अंडस्को, अब इस तरह से मुझे घूमना बंद करो और बाहर जाओ। दिग्विजय के कहने पर जैसे ही खनक बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी एक बार फिर से चीख निकल गई और दिग्विजय की सीने से जाकर लग गई, क्योंकि दरवाजे के पास कॉकरोच था। दिग्विजय पानी में भीगा हुआ था और अभी खनक उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, जिससे दिग्विजय की बदन में गर्मी पैदा हो रही थी और उसे अपना मेन पार्ट मूवमेंट करता हुआ फील हो रहा था। दिग्विजय के हाथ खनक की कमर पर थे और खनक के हाथ दिग्विजय के सीने पर। दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस्को, क्या हो गया? फिर से क्यों चीखी? खनक ने अपने उंगली से इशारा कर दिग्विजय को डोर की तरफ दिखाते हुए हकलाते हुए कहा, अंडस्को, वाह, हाँ कॉकरोच है वहां पर, मुझे डर लगता है उसे कॉकरोच से। दिग्विजय ने देखा सामने डोर पर एक मोटा सा अपना एंटीना खड़ा कर कॉकरोच शायद उन्हें ही घूर रहा था। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को, एक कॉकरोच, चले जाओ यहाँ से, मेरी बीवी तुम्हें देखकर डर रही है। खनक तो दिग्विजय का शक्ल ही देखते रह गई, इतने प्यार से कॉकरोच को कौन भागता है। अभी खनक दिग्विजय से कुछ कहती तभी उन दोनों को बाहर से नीलम की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, अंडस्को खनक, क्या तुम अंदर हो? तुम चीखी क्यों? ठीक हो ना तुम? बाहर से भाभी माँ की आती आवाज सुनकर दिग्विजय खनक की शक्ल देख रहा था, इतने जोर से कौन चीखता है कि घर दूसरे लोग आपके कमरे में आ जाएं। खनक ने नीलम से कहा, अंडस्को भाभी माँ, बाथरूम में कॉकरोच आ गया है, बस इसलिए हम चीखे। नीलम ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, बस इतनी सी बात, चलो दरवाजा खोलो, हम देख लेते हैं, वो कॉकरोच कुछ नहीं करेगा। अब नीलम की बातें सुनकर अंदर सिर्फ एक टॉवल में अपनी बाहों में खनक को लिए खड़ा दिग्विजय परेशान होते हुए खनक से बोला, अंडस्को भाभी को मना करो, ऐसे कैसे भाभी माँ, अंदर आएंगे, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तभी खनक ने भी नीलम को जल्दी से मना करते हुए कहा, अंडस्को नहीं भाभी माँ, अभी हमने कपड़े नहीं पहने हैं। ये कहकर खनक अपने जुबान को जीभ में दबा लेती है, क्योंकि खनक में तो कपड़े पहने थे, दिग्विजय ने नहीं पहने थे। दिग्विजय घुरकर खनक को देखता है तभी उसे बाहर से आती नीलम की आवाज सुनाई देती है, जो नीलम ने कहा, अंडस्को, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही जेंडर के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉकरोच को हटाकर तुरंत निकल जाएंगे, तुम दरवाजा खोलो। अब दिग्विजय और खनक दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर नीलम अंदर आएगी तो उसे दोनों के बारे में पता चलेगा, इसलिए खनक ने नीलम को मना करते हुए कहा, अंडस्को, अरे भाभी माँ, ये कॉकरोच तो बड़ा डरपोक निकला, आपकी आवाज़ सुनकर ही चला गया, हम जल्दी से नहाकर बाहर आते हैं, आप चलो। कॉकरोच चला गया। नीलम ने कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम जल्दी नहाकर बाहर आओ। और क्या तुमने जय को कहीं देखा? वह पूरे घर में कहीं नहीं है। खनक पहले तो अपने सामने खड़े दिग्विजय को सर उठाकर उसकी शक्ल देखी है जो उसे देख रहा था, लेकिन एक बात थी, अभी तक दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं था, अलग नहीं हुए थे एक दूसरे से। फिर खनक ने नीलम से मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को नहीं भाभी, हमने उन्हें नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वैसे भी उनके आसपास मक्खियों भिनभिनाती हैं, जरा उन मक्खियों को देखिए और पता कीजिए कि वह कहाँ चले गए। अभी नीलम कुछ कहती तभी उसे अंदर से कुछ भुनभुनाने की आवाज आई, जो नीलम गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं बाथरूम के अंदर दिग्विजय खनक को अपने और करीब खींचते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर धीरे धीरे बोला,
अंडस को तुम्हें हम क्या गुड़ नजर आते हैं जो हमारे आसपास मक्खियों भिनभिनाएगी। दिग्विजय की इतने करीब होने से अब मूवमेंट तो खनक की बॉडी में भी हो रही थी, उसकी बॉडी में भी गर्माहट पैदा हो रही थी जो शायद दिग्विजय अभी महसूस नहीं कर रहा था। वहीं बाहर खड़ी नीलम को बाथरूम के अंदर से दो लोगों की आवाज सुनाई देती है तो नीलम खनक से पूछी, अंडस को खनक कौन है? अंदर तुम अकेली हो या कोई और है? खनक ने दिग्विजय के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अंडस को नहीं भाभी माँ, हम अकेले हैं, बस हम जल्दी से नहा कर आते हैं, आप चलो। नीलम ने कहा, अंडस को अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ कहकर नीलम दरवाजे तक आए। दिग्विजय और खनक नीलम के कदमों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे कि नीलम कमरे से बाहर की ओर जा रही है और नीलम अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी तभी अग्नि बेपरवाही से एक फाइल लिए कमरे के अंदर आया और दिग्विजय को चिल्ला कर बोला, अंडस को भाई, यहाँ बेड पर हम एक फाइल रख रहे हैं, उस पर आपकी साइन चाहिए तो आप पढ़कर उस पर जल्दी साइन कर देना, वह डॉक्टर श्रेया को ये फाइल जल्दी चाहिए। नीलम जो अभी दरवाजे तक ही आई थी अग्नि को देखकर और इस तरह अग्नि दिग्विजय को चिल्ला कह रहा था कि नीलम के कदम अपने आप ही रुक गए। अभी नीलम अग्नि को मना करती कि बाथरूम दिग्विजय नहीं नीलम है, तभी उसे बाथरूम से आती आवाज सुनाई दी, अंडस को बाथरूम के अंदर। अब बाथरूम के बाहर खड़े शख्स को जवाब देने के लिए खनक दिग्विजय लड़ रहे थे। अब खनक ने दिग्विजय से कहा, अंडस को मैं अग्नि से कुछ नहीं कहने वाली, अग्नि को आप ही जवाब दो, मैंने भाभी माँ को जवाब दिया ना, अब आप अग्नि को जवाब दो और उसे जाने के लिए कहो। एक तो दिग्विजय के शरीर में मूवमेंट हो रही थी जिसकी वजह से वह खुद को संभालने की, काबू करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसकी बीवी उस प्यार के लिए अभी छोटी थी, लेकिन वही उसका शरीर अपने करीब खड़ी अपनी बीवी को, उसके जिस्म को महसूस कर अपने मूवमेंट दिख रहा था। दिग्विजय को इस बात का भी डर था कि कहीं दिग्विजय की इस हालत को खनक महसूस ना कर ले तो पता नहीं वह उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी खनक ने दिग्विजय के कमर में चींटी काटते हुए कहा, अंडस को आप बोलो ना अग्नि को। अब अग्नि भी अगर खड़े रहेंगे बाहर तो हम कैसे बाहर जाएंगे, इतनी देर से भाभी माँ खड़ी थी, अब अग्नि आ गए, जल्दी जाने के लिए बोलो उन्हें। दिग्विजय ने बाहर खड़े अग्नि से कहा, अंडस को अग्नि तुम बेड पर फाइल रख कर जाओ, मैं बाहर आकर चेक कर लेता हूँ। नीलम जो अभी अग्नि को ये बताने ही जा रही थी कि बाथरूम में दिग्विजय नहीं खनक है, दिग्विजय की आवाज सुनकर चौंक गई और आंखें फाड़े बाथरूम के दरवाजे को देखती रही। अग्नि वहां से मुड़कर जाने लगा तभी दरवाजे पर खड़ी नीलम को देखकर इशारे से पूछा, अंडस को क्या हुआ? नीलम ने बिना कुछ कहे बस उंगली मुंह पर रखी और आगे जाकर बाथरूम के दरवाजे के पास आवाज दी, खनक बेटा तुम्हें कितनी देर लगेगी? और अभी अभी अग्नि और नीलम दोनों ने दिग्विजय की आवाज बाथरूम से आती हुई सुनी थी और अभी नीलम खनक से पूछ रही थी कि वह बाथरूम से कितनी देर में निकलेगी। इसे सुन अग्नि नीलम के पास आया और उसके कंधे पर टैप करते हुए धीरे से बोला, अंडस को भाभी माँ अंदर तो भाई है ना? तो नीलम ने उसे फिर से अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तभी अंदर से खनक की आवाज आई, भाभी माँ हमें बस 10 मिनट लगेगी, हम आ रहे हैं बाहर। खनक की आवाज सुनकर नीलम और अग्नि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि अभी तुरंत उन दोनों ने दिग्विजय की आवाज सुनी थी बाथरूम से और अब खनक की। अग्नि ने झुककर नीलम के कान में कहा, अंडस को भाभी माँ दोनों रोमांस कर रहे हैं बाथरूम में, लगता है मैं जल्दी ही चाचा और आप जल्दी ही बड़ी माँ बन जाएगी, तो दोनों को डिस्टर्ब करना छोड़कर चलिए यहाँ से दोनों को रोमांस करने देते हैं। नीलम ने अग्नि के कान पकड़कर मोड़ते हुए कहा, अंडस को आपको सब कुछ पता है ना, चलो यहाँ से। नीलम अग्नि को कमरे से बाहर लेकर आए और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बाथरूम के अंदर अभी खनक दिग्विजय से दूर हटाने की कोशिश करती है तभी नीचे पड़ा साबुन जो खनक के चीखने से दिग्विजय के हाथ से गिर गया था उस पर खनक का पैर रखा जाता है और वह फिर से गिरने लगती है। तो ये खनक को गिरते देखकर दिग्विजय ने खनक को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर संभाल लिया। तभी दिग्विजय का मैन पार्ट्स खनक को चुभता है और उसे महसूस होता है कि दिग्विजय और वह अभी किस हाल में है, लेकिन दिग्विजय के छूने से खनक में मदहोशी छा रही थी जिसे खनक बिना पलके झपकाए बस दिग्विजय को ही निहारने लगी थी। यही हाल दिग्विजय का भी था और अब अपनी बॉडी में होती मूवमेंट को दिग्विजय रोक नहीं पा रहा था और ना ही अपने दिल में उठते अरमान को दिग्विजय रोक पा रहा था। दिग्विजय खनक की कमर को भींचते हुए अपने करीब कर उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। वही जब अग्नि और नीलम नीचे जाते हैं तो देखते हैं दिव्यांश मीठी के साथ बैठा खेल रहा है और गायत्री कॉलेज जाने के लिए अपने बुक्स रेडी कर रही है। दिव्यांश को देखकर अग्नि जल्दी से भागकर उसके पास गया और है ब्रो कहते हुए उसके गले लग गया। दिव्यांश ने भी अग्नि को गले लगाते हुए कहा, अंडस को तू तो आजकल दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है?
लगता है बड़े भाई को भूल गया है, अग्नि ने दिव्यांश से दूर हटते हुए कहा। अंडस को नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप तो मेरे ब्रो हो। दिव्यांश ब्रो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। वहीं दिग्विजय और अग्नि से दूर खड़ी नीलम दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश बात तो अग्नि से कर रहा था लेकिन उसकी नज़र भी बराबर अपने से दूर खड़ी नीलम पर थी। दिग्विजय का जुनून। वहीं दिव्यांश और अग्नि से दूर खड़ी नीलम दिव्यांश को देख रही थी और दिव्यांश बात तो अग्नि से कर रहा था लेकिन उसकी नज़र भी बराबर अपने से दूर खड़ी नीलम पर ही टिकी हुई थी। निकम को जब दिव्यांश की नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं हुई तो वह वहां से सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि अब दिव्यांश कोई दिग्विजय का दोस्त बनाकर उसके यहाँ नहीं आया था, बल्कि नीलम को दिव्यांश की नज़रों में कुछ और ही नजर आ रहा था जो उससे शायद उसका सब कुछ छीन सकता था या फिर उसे सौगात के रूप में सब कुछ दे सकता था, क्योंकि कहते हैं औरतों को भगवान ने छठी इंद्री दी है, सिक्स सेंस, जो औरतों को अपने सेंस के हिसाब से मर्दों की नज़रों में उनके बर्ताव में वह चीज़ दिखती है जो आने वाले वक्त के लिए या तो अच्छी होती है या फिर बुरी, और वही चीज़ अभी नीलम दिव्यांश की नज़रों में देख रही थी। नीलम को दिव्यांश की नज़रों में अब जुनून नजर आ रहा था। वह जुनून सिर्फ नीलम के लिए था या किसी और चीज को पाने के लिए, इस बात का अंदेशा अभी नीलम को नहीं हुआ था। नीलम की बेचैनी भी बढ़ रही थी, क्योंकि इस बारे में अगर दिग्विजय को पता चला है तो पता नहीं दिग्विजय कैसा रिएक्ट करेगा। दिग्विजय के लिए नीलम सिर्फ उसकी कहने के लिए भाभी माँ नहीं थी, उसके लिए उसकी भाभी माँ सच में उसकी माँ जैसी थी, क्योंकि जब उसके माँ बाप और उसका भाई उससे दूर हुए थे तब नीलम ही थी जिसने दिग्विजय को संभाला था। उसे माँ बाप भाई बहन सब प्यार दिया था और उसे संभाला था, इसलिए नीलम को इस बात का डर रहता था कि कहीं कुछ ऐसा उसके हाथों ना हो जो दिग्विजय को पसंद ना आए, और इसलिए ही नीलम हमेशा ही सिर्फ अपनी बच्ची मिठी और दिग्विजय अग्नि इन सब के लिए जी रही थी। वही खनक और दिग्विजय के बाथरूम में दिग्विजय खनक की होठों की तरफ झुक रहा था, क्योंकि शावर का पानी जो खनक के ऊपर से होता हुआ गुजरकर उसके लबों से उतर रहा था वह दिग्विजय को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दिग्विजय के हाथ खनक की कमर को भींचे हुए थे और खुद से इस तरह से चिपकाए हुए थे कि पानी भी उनके बीच न आ सके और उनके ऊपर से फिसल कर चला जाए। खनक के होठों की तरफ झुकते हुए दिग्विजय ने खनक के होठों पर अभी अपने लब रखे ही थे कि खनक दिग्विजय को दूर कर बाथरूम से वापस जाने लगी। तभी दिग्विजय ने खनक को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, तभी खनक की बैक में जो बंदी डोरी वह खुलकर दिग्विजय के हॉन्ट में आ गई और खनक की पीछे बंदी डोरी की वजह से टिकी हुई उसकी शूट वह उसके कंधे से लुढ़क गई, जिससे खनक का दूधिया पीठ दिग्विजय को नजर आने लगा और इसी के साथ दिग्विजय के जिस्म में एक आग सी लगी। दिग्विजय ने खनक को उसके कमर से वापस से पकड़कर अपने सीने से लगा दिया। इस वक्त खनक की बेलिबास पीठ दिग्विजय के सीने से चिपकी हुई थी, जो खनक के दिल एक अजीब सी बेचैनी और डर उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी कि पता नहीं अब दिग्विजय क्या करेगा। तभी दिग्विजय के लबों को खनक ने अपने कंधों पर महसूस किया और वह एकदम से कांप उठी। उसने अपने सूट को अपने मुट्ठी में भींचने हुए दिग्विजय से कहा, अंडस को आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़े हमें बाहर जाने दे, आप सवार ले लीजिए। कहकर जैसे ही खाना फिर से बाहर जाने को हुई तो दिग्विजय ने अंदाज में खान के कान में उसके और जो को अपने होठों से छूटे हुए कहा, खाना हम हस्बैंड वाइफ है तो क्या हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते प्लीज़ खाना, क्या हम अपने रिश्ते को 2 कदम आगे कर सकते हैं। जब दिग्विजय जो खनक से शादी करने के बाद भी उसके लिए पति पत्नी वाले ख्याल को अब तक अपने मन में नहीं लाया था, महेंद्र जी के जाने के बाद उसने खनक को एक बच्ची की तरह संभाला था, लेकिन अब जैसे ही खनक का बेदाग जिस्म दिग्विजय के जिस्म से टकराया उसके अंदर एक मर्द ने जन्म लिया जो कि अपनी पत्नी को अपना बनाना चाहता था। अभी दिग्विजय जुनूनी लहजे में खनक के कंधे को चुमते हुए बोला, अंडस को खनक, वी आर मैरिड, हम हस्बैंड वाइफ है, हमारा ये रिश्ता होना कोई गलत बात नहीं है, क्यों ना हम इसकी नहीं शुरुआत करें। दिग्विजय के हाथ खनक के पेट को भी भींच रहे थे जैसे वह खनक को अपने अंदर समा लेगा, और खनक अभी दिग्विजय के इस बर्ताव से डर भी रही थी और उसे एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी कि पता नहीं अब आगे दिग्विजय उसके साथ क्या करें। तभी दिव्यांश ऊपर आया और दिग्विजय को आवाज देते हुए उसके रूम के अंदर आते हुए कहा, अंडस को, दिग्विजय कहाँ है, तू जल्दी बाहर आ। दिग्विजय ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज यहाँ महेंद्र जी के घर पर सुनी उसको दिव्यांश का यहाँ होना कुछ समझ नहीं आया। दिग्विजय ने खनक को खुद से अलग किया और रेक से एक टॉवल निकाल कर उसे देते हुए कहा, अंडस को अभी बाहर मत आना, मैं जब कहूँ तब आना। दिग्विजय अपने गीले टॉवल को खोलकर दूसरा टॉवल अपनी कमर के नीचे बांधकर कमरे में आया तो दिव्यांश उसके सामने खड़ा था।
दिव्यांश ने दिग्विजय को टॉवल में देखकर कहा, अंडस्को तू चेंज कर ले और नीचे आ, मुझे तुझसे और अग्नि से कुछ बात करनी है, कहकर दिव्यांश कमरे से निकलकर चला गया। दिग्विजय ने वापस से बाथरूम में की डोर पर नोक करते हुए अंडस्को कहा, तुम नहाकर बाहर आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, कहकर दिग्विजय चला गया। अब खनक को राहत की सांस आई कि अब दिग्विजय वापस नहीं आएगा, नहीं तो पता नहीं आज दिग्विजय को ऐसा क्या हुआ था जो खनक को इस तरह से अपने अंदर समा लेना चाहता था। कनक ने जब बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखा तो उसके कंधे पर लाल चट्टे जैसे निशान हो गए थे जो दिग्विजय के दिए हुए थे। खनक उनको छूकर खुद से बोली, अंडस्को यह आपको आज क्या हो गया है? आप वह नहीं है जिससे हमारी शादी हुई थी, आप तो कोई और ही बन गए हैं। अभी जैसे एक दीवानों जैसी चाहत हो उसकी। खनक थोड़ी देर में नहा कर बाहर आए और अपने कपड़े निकाल कर पहनकर एक सिंपल शादीशुदा लड़की के जैसे तैयार होकर नीचे आए। खनक की नज़र सामने बैठे डाइनिंग टेबल पर दिग्विजय, दिव्यांश, अग्नि, गायत्री और नीलम पर गई। मीठी दिग्विजय के गोद में बैठी हुई थी। तभी सीढ़ियों से नीचे आ रही खनक पर जैसे ही दिव्यांश की नज़र गई उसकी नज़र ठहर सी गई, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी नज़रों को उस पर से हटा लिया क्योंकि उसकी नज़र तो कहीं और थी और यह चीज़ नीलम ने भी देख ली थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दिव्यांश ने खनक के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली। अगर उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई होती तो वह दिग्विजय से कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर दिव्यांश बिल्कुल साफ सुथरा था। खनक आए और दिग्विजय के सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। तभी दिग्विजय ने दिव्यांश से पूछा, अंडस्को तू यहाँ क्यों आया है? मुझे फोन भी कर सकता था। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को हाँ मैं तुझे कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे जो बात करनी है वह तुम दोनों से करनी थी और सामने बैठकर ही करनी थी और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को चल ठीक है, अब बोल भी क्या बात है? दिव्यांश ने कुछ देर नीलम को देखा, उसके बाद कहा, अंडस्को मैं यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि यहाँ के लोगों को काम देने के लिए भी होगा। मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर तू उसमें मेरे साथ पार्टनरशिप करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है तो हम दोनों का ही फायदा होगा और यहाँ के लोगों को काम भी मिल जाएगा। तो तू क्या सोच रहा है मुझे बता। दिग्विजय ने कुछ देर सोचा फिर कहा, अंडस्को मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी बाबा के हॉस्पिटल को संभाल रहा हूँ। तो उतने में दिग्विजय को टोकते हुए दिव्यांश ने कहा, अंडस्को हाँ तो बाबा की हॉस्पिटल को संभाल जरूर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का काम तो तेरा नहीं है ना, तुझे किसी न किसी डॉक्टर को उसे हैंडओवर करना होगा जो इन सारी चीज़ों का नॉलेज रखे। और फिर अग्नि भी तो है सब कुछ संभालने के लिए। उतने में ही अग्नि ने कहा, अंडस्को हाँ मैं संभाल तो लूँगा, लेकिन अग्नि की बात को बीच में काटते हुए दिव्यांश ने कहा, अंडस्को एक बार सोचना, इसमें फ़ायदा ही होगा और फिर मैं भी तो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दिग्विजय ने कहा, अंडस्को ठीक है मैं तुझे कल बताता हूँ। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर दिव्यांश वहाँ से चला गया। अग्नि भी उठाते हुए बोला, अंडस्को भाई भाभी माँ मुझे भी कहीं जाना है। इतना कहकर अग्नि भी निकल गया। गायत्री कॉलेज जाने के लिए उठ गई तो खनक ने दिग्विजय से कहा, अंडस्को मैं कॉलेज जा सकती हूँ? दिग्विजय ने खनक को देखा, फिर उसने कहा, अंडस्को ठीक है जा सकती हो, लेकिन कल छोड़कर परसों से, क्योंकि कल काका का 13वीं है, उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे तो फिर तुम वहां से अपने कॉलेज स्टार्ट कर देना। खनक ने हाँ में सर हिलाया और वह मीठी को दिग्विजय के गोद से लेकर आंगन में आ गई जहाँ उसका किट्टू इधर उधर कूदते हुए खेल रहा था। अब मीठी, खनक और किट्टू तीनों एक साथ खेल रहे थे। मीठी बार बार किट्टू को पकड़ने के लिए भाग रही थी, वही खनक का दिमाग अभी भी दिग्विजय की उन हरकतों पर था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले बाथरूम में की थी। अब खनक यही सोच रही थी कि वह कैसे दिग्विजय को इन सब चीज़ों से रोकेगी, लेकिन क्या अब वह दिग्विजय को रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब दिग्विजय के दिल में खनक के लिए वह जुनूनी इश्क पैदा हो रही थी जो एक मर्द सिर्फ अपनी वाइफ से करता है या फिर उससे जिसे वह अपनी बीवी बनाना चाहता हो। दिग्विजय भी काफी देर से खनक के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को चुपचाप कर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर खनक के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जब दिग्विजय खनक को खोया हुआ देखा तो खनक के पास आकर उसने कहा, अंडस्को चलो तुम दोनों को बाहर से आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। अचानक आए दिग्विजय की आवाज से खनक चौंकी और दिग्विजय को मना करना चाहा, लेकिन मीठी ने उसकी उंगली पकड़कर कूदते हुए कहा, अंडस्को हाँ हाँ चाचू हमें आइसक्रीम खानी है। दिग्विजय ने खनक को देखा तो खनक अपनी नजरें झुकाए वहां से उठ गई और बाहर आए। दिग्विजय मिठी को गोद में लेकर बाहर आया और अपने ओपन जिप में मिठी को गोद में लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खनक उसके बगल वाले पैसेंजर सीट में बैठ गई।
दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस्को तो हम कहाँ चले आइसक्रीम खाने के लिए। खनक अभी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसका दिमाग बस उसी चीज पर अटका हुआ था कि दिग्विजय ऐसा कैसे कर सकता है। तभी दिग्विजय ने खनक के हाथ जो उसके थाइस पर थे उसे उठाकर गैर पर रखा और जीप स्टार्ट करते हुए खनक से पूछा, अंडस्को खनक बताओ हम कहाँ चले। और खनक बस दिग्विजय का चेहरा ही देख रही थी।